हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हम अभी मल्टीपल इंटीग्रल टॉपिक से डबल इंटीग्रल ये पढ़ रहे हैं और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग अभी डबल इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ क्लियर है मेरे ख्याल से आपको कि एक वेरिएबल लिमिट होती है और एक कांस्टेंट लिमिट होती है। अभी तक आपने जो क्वेश्चंस अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे प्रीवियस वीडियोस, तो उसमें मैंने बताया था, हमने जैसे एरिया निकाला था और उसके पहले भी हमने सिंपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस देखे थे। उसमें एक वेरिएबल लिमिट थी, एक कांस्टेंट लिमिट थी। वेरिएबल लिमिट का क्या मतलब होता है कि या तो ये फंक्शन ऑफ एक्स होगा या तो फिर फंक्शन ऑफ वाई होगा, इसे बोलते हैं वेरिएबल लिमिट। और कांस्टेंट में मीन्स 0, 1, 2, 3, नेगेटिव, पॉजिटिव, पाई, इन्फिनिटिव, कुछ भी हो सकता है, कोई वेरिएबल नहीं होगा। तो वेरिएबल लिमिट में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में आपको करना ये है कि अगर आपके क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है तो आप उसका ऑर्डर चेंज करके उसको फंक्शन ऑफ वाई बनाएंगे, और अगर फंक्शन ऑफ वाई गिवन है तो उसको फंक्शन ऑफ एक्स में कन्वर्ट करना है। इसका क्या मतलब है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये भी देख लेते हैं जल्दी से। सपोज 0 to 1 और मैं ले लेती हूँ x to x स्क्वायर। ये मेरे पास सपोज कोई यहाँ पर एक फंक्शन था f(x(y) dx dy। ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, dy dx भी हो सकता है क्वेश्चन में, dx dy भी हो सकता है। आपके क्वेश्चन में गिवन होगा ना कि सॉल्व द इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसा आपको गिवन होगा। तो आपको ऑर्डर चेंज करना है इंटीग्रेशन का, मीन्स dx dy है तो dy dx बनेगा, या फिर dy dx है तो dx dy बनेगा। अब इसमें ये चीज़ आपको दिख रही है कि ये देखिए कांस्टेंट लिमिट है और ये वाली वेरिएबल लिमिट है। इस वेरिएबल लिमिट में मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि अगर यहाँ पर x दिख रहा है, इसका मतलब ये y की लिमिट हुई और हम पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। ये किसकी लिमिट है, y की लिमिट है, मीन्स y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये दूसरी वाली किसकी लिमिट हुई, ये x की लिमिट हुई 0 और 1, इस तरीके से। तो हम सबसे पहले ये लिमिट्स के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे, पहले कर्व ट्रेस करेंगे, ट्रेस करने के बाद इसको ऑर्डर चेंज करेंगे। तो ऑर्डर चेंज करने का यहाँ पर मतलब ये है कि ये जैसे मैंने बताया ना कि ये y की लिमिट है, इसका मतलब y के रिस्पेक्ट में आप पहले इंटीग्रेट करेंगे। तो सपोज बाउंडेड पार्ट, जस्ट ये एग्जांपल है, सपोज बाउंडेड पार्ट कुछ ऐसा बन रहा है, ये ऐसा ले लेती हूँ मैं, और ये स्ट्रेट लाइन है ना, मैंने इससे अंदाज लगा के बनाया है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए अभी कि एग्जांपल के टाइप का मैं एक ले रही हूँ ये डायग्राम। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर देखो ये y की लिमिट है, ठीक, इसका मतलब y के पैरेलल स्ट्रिप रही होगी, ऐसी ये y है और ये वाला x है, तो y के पैरेलल ऐसी स्ट्रिप रही होगी। अब ऑर्डर चेंज करने का मतलब होता है कि आप इस स्ट्रिप को x के पैरेलल बनाओ, ये स्ट्रिप को आप PQ स्ट्रिप कर दो, x के पैरेलल करो, और फिर x की लिमिट पहले निकालो और x के रिस्पेक्ट में आप पहले इंटीग्रेट करो। इसे बोलते हैं चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इस प्रोसेस को। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया था, यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि अगर y की लिमिट है तो आप x की लिमिट बनाएंगे, और अगर x की लिमिट है तो आप उसको ऑर्डर चेंज करके y की लिमिट बनाएंगे और फिर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। मैंने सबसे पहले बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हैं, इसलिए आप कोई भी वीडियो मिस मत करिए और ध्यान से एक एक क्वेश्चन इसके सॉल्व करिए। यहाँ पर देखो ये 0 to 1 फर्स्ट लिमिट हुई कांस्टेंट लिमिट, और सेकेंड है 0 to √1 - x² विच इज़ वेरिएबल लिमिट।
और यहाँ पर आपको फंक्शन ऑफ एक्स दिख रहा है, इसका मतलब ये किसकी लिमिट है, ये वाई की लिमिट है। मैंने वही चीज़ लिखा है यहाँ पर, वाई इज इक्वल टू 0 टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिस फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना है वो है वाई स्क्वायर। यहाँ सीक्वेंस कुछ भी रहे आप उससे बिल्कुल मतलब उसको फॉलो नहीं करेंगे। dx dy लिखा है तो ऐसा नहीं कि आप सीधे बिना देखे बिना सोचे समझे आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको ये वेरिएबल लिमिट को देखना है, आइडेंटिफाई करना है किसकी लिमिट है। ये पता चल गया आपको कि ये y की लिमिट गिवन है, इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के पहले डायग्राम बना लीजिए और उसके बाद इसका ऑर्डर कैसे चेंज करना है वो देखते हैं आगे। यहाँ पर देखो मैंने फिर से लिया है ये y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू वेरिएबल लिमिट को मैंने पहले लिया है। तो सबसे पहला काम तो हमको ये करना पड़ेगा कि कौन सा कर्व गिवन है। लिमिट आपको बताएगा कि कौन सा कर्व बनने वाला है। तो हमारे पास दो लिमिट थी, एक तो कांस्टेंट लिमिट थी x की वैल्यू 0 टू 1 और दूसरी y इज इक्वल टू 0 टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही एक वेरिएबल दिख रहा है जिसको सॉल्व करके हम देखते हैं कि कौन सा कर्व बनेगा। सबसे पहले स्क्वायरिंग करो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दो, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1। ये कैसे पता चला कि इसका सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है सर्कल का x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर ये जो a और b है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखो ये डायरेक्ट एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे a नहीं है, मिसिंग है, मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर रहा होगा, x माइनस 0 का ये ऐसा होल स्क्वायर रहा होगा, देन y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये देखो ये बना इसका सेंटर और ये बना इसका रेडियस, ये सेंटर और ये रेडियस। तो 0,0 और रेडियस है इसका 1। ये सर्कल आपको समझ में आ गया कि मेन जो एक कर्व बन रहा है वो है सर्कल। अब सर्कल है और आपके पास दो लिमिट है टोटल, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली आप कांस्टेंट लिमिट को ये सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि कांस्टेंट टर्म्स है, वो एक्चुअल में क्या है, कर्व है। कर्व का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0, इसका भी मतलब होता है कि ये कर्व है। कौन से कर्व की बात कर रहा है, x कहाँ पर 0 होता है, x होता है 0 y एक्सिस पे। ये y एक्सिस जो दिख रहा है यहाँ पर कहीं पर भी जाओगे आप x की वैल्यू मिलेगी आपको 0, तो ये कर्व होगा x इज इक्वल टू 0। अगर लिखा हुआ है आपके पास y इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है कि ये x एक्सिस की बात कर रहा है कि यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 है। तो कोई भी पॉइंट को आप मिस नहीं करेंगे और कोई भी पॉइंट को सिर्फ जस्ट कांस्टेंट दिया हुआ है ये सोच के नहीं चलेंगे। अब हम बढ़ते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए। इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यही जो आपके पास एक इक्वेशन है ये वेरिएबल वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सर्कल का इक्वेशन जो था इसको लेना है आपको। और इस इक्वेशन में ये देखो, इस इक्वेशन में हम सारे जितने भी कांस्टेंट लिमिट्स थी, कौन कौन सी लिमिट थी, y इज इक्वल टू 0 था, x इज इक्वल टू 0 था, x इज इक्वल टू 1, ये सारी 1 बाय 1 यहाँ पर पुट करते जाएंगे। तो जब y 0 पुट करोगे यहाँ पे तो ये मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अगेन x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज y is equal to plus minus 1. Now we will put x is equal to 1 in this equation, then we will get 1 plus y square is equal to 1, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा, y is equal to 0। तो कौन कौन से पॉइंट्स रेडी हो गए, यहाँ से देखो प्लस माइनस 1 0, फिर 0 कॉमा प्लस माइनस 1, फिर 1,0, इतने पॉइंट्स है। अब इनमें से कौन से पॉइंट्स को कंसिडर करना है और किसको छोड़ देना है वो देखते हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ये कौन डिसाइड करेगा कि प्लस माइनस दोनों लेना है कि नहीं लेना है। तो देखो हमारे पास टोटल 2 लिमिट्स थी। एक लिमिट थी आपके पास 0 to 1 और एक लिमिट थी 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसमें देखो ये तो 0 पॉइंट हो गया सेंटर आपका, और यहाँ पर देखो 1 दिख रहा है इस लिमिट में। 1 मतलब ये किसकी बात कर रहा था, ये y की लिमिट थी, ये x की लिमिट थी। x की लिमिट यानी x एक्सिस पे यहाँ पर 1 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे को अगर +-1 मिला भी है, और अगर आप इसको +-1 एक्स एक्सिस और y एक्सिस पे ट्रेस कर भी देते हैं, तो भी बाउंडेड पार्ट जो होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन का होगा, इस तरफ होगा। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है, ठीक से कंफ्यूजन लग रहा है, तो बहुत इजी वे में मैं बता रही हूँ। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अगर आपके पास जितने भी कांस्टेंट लिमिट्स हैं, अगर उसमें कहीं भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो आप चुपचाप पॉजिटिव क्वाड्रेंट में अपना डायग्राम बना के आइए। ज़्यादा दिमाग आप मत लगाइए अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो। सिंपल सी चीज़ है ये। x की लिमिट 0 to 1 दिख रही है, मतलब 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ और 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब ये x का क्लियर हो गया कि लिमिट यहाँ से यहाँ तक जा रही है। y की लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से कहाँ तक जा रही है, कर्व तक, x² + y² = 1, यानी कौन सा कर्व की बात हो रही है, इस सर्कल की बात हो रही है इधर y एक्सिस पे। तो इसका मतलब सारी जो भी चीज़ें बता रहे हैं हम लोग, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही बता रहे हैं। हमको इधर नेगेटिव में ज़रूरत ही नहीं पड़ी जाने की। इसलिए सीधे सीधे जो भी डायग्राम बनेगा, सर्कल बनेगा, वो पूरा सर्कल ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में सर्कल बना के आप आ जाइए। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइनली हमारे पास क्या मिले वो देखते हैं। ये देखो, यहाँ से नेगेटिव छोड़ दोगे आप तो 1,0 और सेकंड मिलेगा आपको 0,1। पहले x की वैल्यू रखते हैं, फिर y की वैल्यू, तो 0,1 और 1,0। ये 1,0 ये तो रिपीटेड हो जाएगा, तो रिपीटेड पॉइंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हो गया आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, और हमारे पास हमको ये भी पता चल गया कि एक सर्कल बनने वाला है। सर्कल का पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही सारा काम होना है। तो आगे डायग्राम बनाते हैं और लिमिट्स निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिमिट जो दी हुई है, ये लिमिट आपको दिख रही होगी। यहाँ पर लिमिट में x दिख रहा है, x वेरिएबल दिख रहा है। तो x वेरिएबल है मीन्स ये क्या है, y की लिमिट है। y की लिमिट है, इसका मतलब क्या हुआ कि y के पैरेलल स्ट्रिप रही होगी। ठीक, तो y के पैरेलल स्ट्रिप बनाने के पहले मैं आपको डायग्राम बता दूं कि एक सर्कल बनाना है सिंपल सा, जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 1 है। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया 1,0 जो इंटरसेक्शन पॉइंट था। एक पॉइंट यहाँ ले लो 0,1 और 1 रेडियस का सर्कल ट्रेस करते हैं हम। तो ये मैंने 1 रेडियस का ये सर्कल मैंने जस्ट एक रफ बना के रखा था। ये हो गया 1 रेडियस का सर्कल। पूरा सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही सारा काम करना है, इसलिए पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सारे पॉइंट्स की नेमिंग ज़रूर करना, अदरवाइज़ आप लिमिट निकालते टाइम कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कौन सा कर्व है, ये कर्व है x² + y² = 1। सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन है, ये भी हो गया। अब वापस हम अपने क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पर क्लियर है कि ये यहाँ वेरिएबल x दिख रहा है, इसका मतलब ये y की लिमिट है। y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन हुआ होगा और y के पैरेलल स्ट्रिप बनाई गई होगी। तो y के पैरेलल मैं डॉटेड लाइन से शो कर देती हूँ कि पहले स्ट्रिप शायद ऐसी रही होगी। अगर ऑर्डर चेंज नहीं करने बोलता तो मैं ऐसे ही स्ट्रिप लेती, लिमिट निकाल के सॉल्व करती। लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं, लिमिट तो ऑलरेडी मेरे पास है क्वेश्चन में। अब चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है कि आप अब इस स्ट्रिप को चेंज करो, ऑर्डर को चेंज करो। तो ऑर्डर चेंज करने का मतलब हुआ, अगर y के पैरेलल स्ट्रिप है तो आप उसको x के पैरेलल करो, और अगर x के पैरेलल स्ट्रिप रही होगी तो उसको y के पैरेलल बनाओ। तो मैं इस स्ट्रिप को चेंज कर देती हूँ।
और इसको कर देते हैं हम x के पैरेलल। ये स्ट्रिप हमारी x के पैरेलल बन गई। इस स्ट्रिप का नाम दे देते हैं PQ स्ट्रिप। ये हो गया P पॉइंट और ये वाला हो गया Q पॉइंट। ठीक है, y के पैरेलल थी, ऑर्डर चेंज करने का मतलब स्ट्रिप को पैरेलल टू x कर दिए, PQ उसका नाम दे दिए। अब हमको लिमिट निकालना है। तो कभी भी स्ट्रिप बनाते हैं तो मैंने बताया है कि पहला काम आपको क्या करना है कि उस स्ट्रिप के अलॉन्ग जाना है। उस स्ट्रिप जहाँ जहाँ जाती जा रही है उसके साथ चुपचाप आंख बंद करिए और जाना शुरू करिए। तो ये स्ट्रिप के अलॉन्ग जाना चालू करो, यहीं से स्टार्ट करना है ना, इधर से उल्टा मत जाना, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में 0 से इधर बढ़ रहे हो आप, वाई डायरेक्शन में बढ़ते हो तो ऐसा इधर से नीचे से ऊपर बढ़ते हो। तो यहाँ से आप स्ट्रिप के अलॉन्ग जाना स्टार्ट कर दो, P पॉइंट से पहुँच जाएंगे आप Q पॉइंट पे। तो ये पता करना है अब ये किसके पैरेलल है, x के पैरेलल स्ट्रिप है। तो पहले किसकी लिमिट निकलेगी, x की लिमिट निकलेगी, और पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, x के पैरेलल इंटीग्रेशन होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस पूरे देखे हैं लाइन से तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ पहले आप प्रीवियस वीडियोस सारे देख लीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फिर वापस इस क्वेश्चन में आप आना, अदरवाइज़ ये टॉपिक आपसे नहीं बनेगा। अब x के पैरेलल स्ट्रिप है तो पहले x की लिमिट निकालना है, इसलिए मैंने ये स्ट्रिप के अलॉन्ग में गई P पॉइंट से Q पॉइंट तक। अब ये देखते हैं कि P पॉइंट पे x की क्या वैल्यू होगी और Q पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी। तो इस P पॉइंट को देखो, ये P पॉइंट कहाँ पर है, इस y एक्सिस पे है। इस y एक्सिस में P पॉइंट पे, या मैं बोलूँ इस y एक्सिस पे x की क्या वैल्यू है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि y एक्सिस है तो इसके किसी भी पॉइंट पे आप जाएंगे तो आपको हर बार x की वैल्यू 0 ही मिलने वाली है। सिमिलरली अगर x पॉइंट पे मैं जाऊँ और मैं y की वैल्यूज़ ढूंढूँ तो हर बार मुझे y की वैल्यू वहाँ 0 ही मिलने वाली है। ठीक, फिलहाल मुझे सिर्फ P पॉइंट पे पता करना था कि x की वैल्यू क्या है, तो वो है 0। अब स्ट्रिप के साथ साथ चलना शुरू करते हैं और पहुंच जाते हैं Q पॉइंट पे। अब Q पॉइंट कहाँ पर है, तो ये है एक कर्व है। कौन सा कर्व है, सर्कल है। सर्कल का इक्वेशन क्या है, ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकालिए, क्या मिलेगा आपको, √1 माइनस वाई स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने, पहले x स्क्वायर को उधर ले जाओ तो y को उधर ले जाओ, आपको x की वैल्यू निकालना है, तो y स्क्वायर को उधर ले जाओ तो 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, और x स्क्वायर इधर, तो x की वैल्यू निकालोगे तो रूट हो जाएगा। प्लस माइनस मिलेगा लेकिन सिर्फ प्लस कंसिडर करेंगे क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे काम हो रहा है, इसीलिए नेगेटिव नहीं लेना है। √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो देखो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, ये x की वैल्यू हो गई 0 और ये हो गई x की वैल्यू √1 माइनस वाई स्क्वायर। x की लिमिट मिल गई। अब हम निकालते हैं y की लिमिट। y की लिमिट निकालने के लिए अब हम इसी स्ट्रिप को यहाँ पर रखेंगे और y डायरेक्शन में ऊपर लेके जाएंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से ये बाउंडेड पार्ट चालू हुआ है, स्टार्ट हुआ है ये वाला, और कहाँ तक जाना है हमको, ये पूरा यहाँ तक, ये तो कर्व है, आप कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है y, तो वहाँ तक जाएंगे। एक और बात ध्यान रखना कि पहली जो लिमिट निकाली आपने वो वेरिएबल लिमिट थी, ये वेरिएबल लिमिट। अगली वाली जो लिमिट निकाल रहे हैं वो क्या रहेगी, कांस्टेंट लिमिट। तो अगर आपके माइंड में थोड़ा भी कन्फ्यूज़न आता है कि y में यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर पहले y की लिमिट निकालेंगे तो यहाँ तो उनको समझ में आ जाएगा कि x एक्सिस है तो y 0 होगा, और y से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ से y निकाल लेते हैं और √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख के आते हैं। तो ये गलती मत करना। दूसरी लिमिट जो आपकी कांस्टेंट लिमिट है, और अब यहाँ से लेके आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ थोड़ी जाना है, इस कर्व में नहीं जाना है, आपको वहाँ तक जाना है जहाँ तक ये बाउंडेड कर्व ख़त्म हुआ है। तो बाउंडेड कर्व जो है यहाँ पे जाके एंड हो जा रहा है, और ये कौन सा पॉइंट है, कांस्टेंट पॉइंट। यहाँ y की क्या वैल्यू है, ये x है और ये y है,
y की वैल्यू है 1, तो मिलेगा आपको 0 to 1। ये देखो एक वेरिएबल लिमिट रेडी हुई, एक कांस्टेंट लिमिट रेडी हुई। बस मैंने ये दोनों लिमिट्स को यहाँ पर रखा है और मैंने इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेशन भी थोड़ा ध्यान से समझना इसका। ये हो गई लिमिट 0 to 1 और ये 0 to √1 माइनस वाई स्क्वायर, और फंक्शन आपका वाई स्क्वायर है। यहाँ पे इसका सीक्वेंस क्या रहेगा, ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर y लिखा है तो आप यहाँ पहले x लिखेंगे, ये dx लिखेंगे, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर अगर y लिखा है इसका मतलब ये x की लिमिट है और x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होगा। अगर यहाँ x लिखा होता उल्टा होता है, y लिखा है तो dx लिखोगे, x लिखा है तो dy पहले लिखोगे। अब इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो इंटीग्रेशन बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन है इसका। तो वाई स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा अगर आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे x मिलेगा। लिमिट रख देंगे 0 to √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो अपर लिमिट पुट करो यहाँ पे, वाई स्क्वायर वैसे ही रहने दो, ये मिलेगा √1 माइनस वाई स्क्वायर। लोअर लिमिट 0 थी तो ये 0 हो गया। फाइनली मेरे को ये y के दो फंक्शन मिल गए जो मल्टीप्लिकेशन में है, जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है बिटवीन 0 to 1। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अगर आपके पास कोई और आइडिया है कार्टेशियन फॉर्म में ही इंटीग्रेट करने का या कोई फार्मूला है तो आप उसको ज़रूर इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट थोड़ा सा इजी वे में मैं बता दूं आपको कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला याद करने से अच्छा अगर आप इसे पोलार फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। पोलार फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस की तो आपसे सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। पोलार फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर y की कोई एक ऐसी वैल्यू रखो, या साइन रखो या कॉस रखो, साइन थीटा और कॉस थीटा, कि क्या होगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट के कारण कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी यहाँ पे है और स्क्वायर रूट के कारण कॉस थीटा आ जाएगा बाहर। इससे क्या होगा, ये रूट वाला टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, y को ले लिया है, ज्यूम कर लिया है साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले इसको अभी मैं पुट नहीं करती ना, y मैंने साइन थीटा लिया तो dy मुझे क्या मिलेगा, कॉस थीटा डी थीटा। और लिमिट में क्या चेंजेस होंगे वो भी देख लेते हैं। ये लिमिट किसकी है, y की, क्योंकि पूरा काम यहाँ y के रिस्पेक्ट में हो रहा था। मैंने क्या एज्यूम किया है, y इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले y के प्लेस पे रखो 0। यहाँ जैसे आप 0 रखेंगे, y इज इक्वल टू रखो आप 0, यहाँ 0 रखेंगे तो मिलेगा आपको, ये होगा साइन थीटा, ठीक। अब आप सोच के देखो कि साइन में 0 कौन सी वैल्यू पे मिलता है आपको, साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू थीटा। साइन उधर जाके साइन इनवर्स हो गया, तो 0 कब मिलता है आपको, 0 में ही मिलता है। 0 डिग्री में क्या होता है, साइन 0 होता है। तो लोअर लिमिट मिल जाएगा इसको, आप इसकी थीटा की वैल्यू मिल जाएगी आपको 0। नाउ पुट y इज इक्वल टू 1। अब 1 रख के देखते हैं क्या होता है, तो 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा। अब सोच के देखो कि साइन में 1 कब मिलता है, कौन से एंगल में मिलता है, तो आपको मिलता है ये 90 में मिलता है। π/2 में साइन जो होता है वो 1 होता है। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, थीटा भी मिल गया, ये देखो थीटा की लोअर लिमिट भी मिल गई, थीटा की अपर लिमिट भी मिल गई, 0 to π/2। अब बस ये वैल्यूज़ और ये थीटा जो मैंने चेंज किया, ये सारी चीज़ें यहाँ ले जाके पुट करेंगे और इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ देखो क्या है कि 0 to π/2 हुआ, ठीक। और यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करके पहले कार्टेशियन फॉर्म यहाँ लिखना था, अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूज़न होगा। मैं 1 मिनट आपको लिख के दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, ये वाला आपका था ओरिजिनली कार्टेशियन फॉर्म में। अब लिमिट चेंज हुई है 0 to π/2, और यहाँ y के प्लेस पे हमने साइन थीटा एज्यूम किया था, तो y स्क्वायर के जगह पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा,
और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी y को पुट कर दिए और dy क्या आएगा, y हमने क्या एज्यूम किया था, साइन थीटा, तो dy कितना आएगा, cos थीटा d थीटा, इसलिए dy के प्लेस पे आपको मिलेगा cos थीटा d थीटा। इतना आने के बाद बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा आपका cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के बाहर आएगा तो बन जाएगा cos थीटा, एक cos थीटा ऑलरेडी है, दोनों मिलके बन जाएंगे cos स्क्वायर थीटा। फाइनली आप यहाँ तक तो इजीली पहुँच जाएंगे। देखिए पोलर फॉर्म में चेंज हो गया। अब यहाँ से इसके बाद सॉल्व करने के लिए आपके पास ढेर सारे ऑप्शन हैं। एक होता है रिडक्शन फार्मूला। अगर आज आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और अगर ये आपको क्लियर हो जाता है तो ऐसे कोई भी पोलर फॉर्म की इंटीग्रेशन, चाहे यहाँ कितनी भी ज़्यादा पावर क्यों ना हो, ईजिली आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं मालूम है तो इस केस में और क्या क्या चांसेस हैं, क्या क्या किया जा सकता है, आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा को रख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। कॉस स्क्वायर थीटा को आप रख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला लगा के आप यहाँ इसको पुट करके इसके मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं। चाहें तो आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख लो और सॉल्व करेंगे तो साइन टू द पावर 4 हो जाएगा। अगेन वही दिक्कत आएगी आपको इंटीग्रेशन के टाइम में, जितनी ज़्यादा पावर ये बढ़ती जाएगी, अगर ये पावर 7 है, ये 8 है, तो फिर आप उस समय आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मेरा यही सजेशन है कि आप रिडक्शन फार्मूला ट्राई करके ज़रूर देखिए। तो देखते हैं कि रिडक्शन फार्मूला क्या होता है, क्योंकि आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मल्टीपल इंटीग्रल जब पढ़ते हैं तो उसके साथ बीटा गामा फंक्शन भी सिलेबस में है, तो वहाँ ऑलरेडी आपको ये बीटा गामा फंक्शन एक है टॉपिक, उसमें आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा रिडक्शन फार्मूला। तो देख लेते हैं क्या होता है इसमें। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, बहुत लंबा चौड़ा और कॉम्प्लिकेटेड दिखता ज़रूर है बट है नहीं। फार्मूला ऐसा होता है कि अगर आपके पास लिमिट है 0 टू π/2, ये फिक्स है, लिमिट 0 टू π/2 है, साइन टू द पावर mx है और कॉस टू द पावर nx dx है। अगर इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन है, जैसे ये वाला है, देखिए आप 0 टू π/2 है, यहाँ m मतलब 2 है, n मीन्स 2 है, और थीटा से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल कुछ भी हो, x हो या थीटा हो। अगर ऐसा हो तो क्या होता है, ये सीरीज़ होती है, पहले m की सीरीज़, उसके बाद होती है n की सीरीज़, और ये π/2 डिपेंड करता है n पे। क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद करके रखना है। एक तो ये फर्स्ट टर्म इसका याद रखिए m की सीरीज़ का, और n की सीरीज़ का ये वाला फर्स्ट टर्म याद करके रखिए। ठीक, क्या है फर्स्ट टर्म, m-1 अपॉन m प्लस n, ये होता है m की सीरीज़ का फर्स्ट टर्म। उसके बाद क्या होता है, आप इसमें 2 कम करते जाइए, मीन्स m-1 दिख रहा है ना, तो अगला टर्म हो जाएगा m-3। देखो यहाँ 1 था, इसमें मैंने 2 दिख रहा है कि 1 से मैंने 2 बढ़ा दिया, लेकिन एक्चुअल में यहाँ -1 है और यहाँ -3 है। उसके बाद फिर -5, फिर -7, ऐसे 2 क्या होगा, नंबर की बात करूं अगर 1 3 5 2 बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर माइनस के साथ बात करूं तो 2 कम करना है आपको। यहाँ पर भी वही है, m प्लस n है, इसमें 2 कम कर दो, m प्लस n -2, m प्लस n -4, फिर m प्लस n -6, 2 कम होता जा रहा है। तो आपको याद करके रखना है सिर्फ ये वाला टर्म m की सीरीज़ का। ठीक, इतना होने के बाद आप ये देखना कि यहाँ पर जो n दिख रहा है, ये n इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। ठीक, अगर ये वाला इवन फंक्शन है, फिलहाल मैं इवन फंक्शन पे फोकस करती हूँ, इवन है अगर, तो अब आप क्या करेंगे, n की सीरीज़ आप चालू करिए। n की सीरीज़ क्या, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस सीरीज़ का भी फर्स्ट टर्म याद करके रखिए, n-1 अपॉन n। अगर आपको ये याद हो जाता है तो बस आपको 2 कम करते जाना है। ये देखो n-1,
n-3, n-5 दो कम होता जा रहा है। वैसे ही नीचे n, n-2, n-4 हर बार 2 ही कम हो रहा है, यहाँ भी ऊपर में और यहाँ भी नीचे। इस सीरीज़ में भी वही है, दो कम करते जाना है। ठीक, अब अगर ये इवन नंबर दिया हुआ है, n की बात कर रही हूँ मैं, अगर ये n जो है वो इवन नंबर है तो उस केस में लास्ट टर्म यहाँ पे π/2 करके आप एंड कर दीजिए। ठीक, इफ n इज इक्वल टू इवन, अगर n इवन है तो आप लास्ट टर्म π/2 पे एंड कर दीजिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि कहाँ तक जाएगा ये सीरीज़ कहाँ तक जाने वाली है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ m और n कितने भी हो, चाहे 7 हो, 8 हो, 100 हो, कुछ भी हो, आपको दो कम करते जाना है। आप 2 कम कर रहे हैं धीरे धीरे, तो जब कम करते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि कम करते करते आपको कहीं पे 0 मिलेगा या -1 हो जाता है। तो 0 और -1 के लिए रिडक्शन फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 3 ले लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर m की वैल्यू मैं लेके चलती हूँ 3, तो क्या मिलेगा 3 - 1, ये हुआ 3 - 1 मतलब कितना आया 2 आया। अब 2 में 2 सीधे कम कर दो, तो 2 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट। बस आपको सीरीज़ में आगे नहीं बढ़ना है। सपोज m इज इक्वल टू 5 लेके चलते हैं हम लोग, तो 5 - 1 मतलब मिला 4 हुआ। अब 4 से 2 कम करो 2 से और 2 कम करो 0 हो गया, 0 आया मतलब रुक जाना है आपको। सेम वैसे इसमें भी करना है कि जैसे मैं ले रही हूँ m को 3 और n को ले रही हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, सपोज इसको 2 ले लेते हैं, तो m + n करूँगी तो क्या मिलेगा 3 + 2 दैट इज़ 5। अब 5 में 2 कम कर दो, मिलेगा आपको 3 में फिर से 2 कम कर दो, मिलेगा 1 में फिर से 2 कम करो, मिलेगा नेगेटिव के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो वहीं पे स्टॉप हो जाना है आपको। ठीक, अब ऑड में क्या होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग से सॉल्व करके बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत बड़ा होता जा रहा है। अभी फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे n जो है वो इवन नंबर है, तो मैं उस पर फोकस करती हूँ। बस क्या करना है, ये देखो ये m है, ये वाला n है। सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, देखना कितना इजीली बनेगा। ये अभी क्या आपको मैंने एक्सप्लेन किया करके टाइम लगा मुझे, अदरवाइज़ ये अगर आपको याद हो जाए सीरीज़, आप ये फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। और पूरी सीरीज़ भी याद नहीं करना है आपको, सिर्फ इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म याद करना है। अब यहाँ पर m की वैल्यू 2 रखते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं 2 रखूँगी तो 2 - 1 मिलेगा, 2 - 1 मीन्स 1, ये हो गया। और डिवाइडेड बाय m + n मतलब ये वाला नहीं है ना, ये मैंने अपने मन से लिया था, यहाँ पर ये है m + n मतलब 2 + 2 दैट इज़ 4, 1/4 हो गया। अब 1 को 2 कम करोगे आप जैसे, तो वो नेगेटिव चला जाएगा, मतलब रुक जाना है। ये सीरीज़ कंप्लीटेड, ये सीरीज़ यहीं पे कंप्लीट हो गई। अब पहुँचते हैं n की सीरीज़ स्टार्ट करो। n की सीरीज़ स्टार्ट होगी n - 1 से, यहाँ पर n क्या है 2, तो 2 - 1 मतलब 1 मिला, डिवाइडेड बाई n मीन्स 2, तो 1/2 हो गया। अब इससे 2 अगर कम करने जाएं तो फिर से नेगेटिव आ जाएगा, तो रुक जाओ, मतलब m की सीरीज़ कंप्लीट यहाँ पे, n की सीरीज़ कंप्लीट यहाँ पे। अब रुक के ये देखो कि ये जो n है, m से कोई मतलब नहीं है ना हमको, n है वो इवन है कि ऑड है। अगर आपको कंफर्म हो गया कि n जो है वो इवन नंबर है, तो इवन है तो आप एक π/2 को साथ में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा आपको π/16 आपका फाइनल आंसर होगा। एक सेपरेट वीडियो में रिडक्शन फार्मूला में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके इवन ऑड दोनों केसेस के क्वेश्चंस मैं आपको बता के भी अपलोड कर दूंगी, आप उसको देख लेना एक बार। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आपको मेरे ख्याल से मैंने सफिशेंट है, मैंने जो बताया है इसको याद कर लीजिए और एक बार क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।